All right. Hi, everyone. Good evening. Good evening, Pratmesh. Good evening, Pratyasha. Hi, Anjali. Hi, Kushal. Hi, Rugved. All right. So, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? कितनी बजे है कल टेस्ट सुबह? 9 to 12. All right. Good, good. So, एग्जाम के like एक दिन पहले इवनिंग में what are the tendencies that you have? Like कोई एकदम ऐसे पैनिक मोड में चला जाता है या कोई चिल मार के ऐसे आज तो अच्छा डिनर बनवाएंगे घर पे. सो आई थिंक आप लोगों ने अब थोड़ा, क्योंकि आप लोगों को कपल ऑफ मंथ्स हो गए हैं, तो यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट लास्ट मिनट पढ़ाई से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. मतलब दिस इज नॉट लाइक बोर्ड्स का एग्जाम वेर इन you will have to mug up a lot of information and then articulate it the next day in the paper. अभी ये वाला टेस्टिंग, it is something which is dependent on how well you have done your original practice, how much questions or how many questions you have solved, how much exposed you are to problem solving, right? Be it mole concept, be it atomic structure, दोनों चैप्टर्स न्यूमेरिकल इन नेचर है. ठीक है, तो अगर आप लास्ट मोमेंट बैठकर नोट्स का रिवीजन कर रहे हो तो वो कुछ खास हेल्प नहीं करता है. ठीक है, इनफैक्ट if you would have written one or two practice papers like Panisha से आपने डाउनलोड करा हो. आप लोग Panisha यूज करते हो कि नहीं करते हो? There is this portal called Panisha. हाँ, तो उस पे पेपर्स एंड ऑल रहते हैं प्रीवियस ईयर. थोड़ा ढूंढना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा यू विल हैव टू ब्राउज थ्रू दैट पोर्टल, बट हाँ, इट हैज प्रैक्टिस टेस्ट एंड पेपर्स. हाँ, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए. राइट, सो in fact that is better last moment preparation than actually trying to reread all the notes. ठीक है, बाकी the only advice which I will give you for the paper is to develop this skill set of not getting stuck with any question. ठीक है, मतलब अभी आप जो पेपर दोगे तो उसमें let's say there will be 20-25 questions, all will have the same weightage. Now some might be hard, some might be easy. So you should be able to get those easy or moderate level questions first. Now, how do you identify it? Like when you are going to give the paper, you will start giving the paper in a linear manner only. Question 1 करोगे, फिर 2 पे जाओगे, फिर 3 पे जाओगे. ठीक है, but let's say if you come to a question number 3 पे आए आप, and पढ़ के अगर आपको लगा कि नहीं ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, इसमें थोड़ा सा मतलब लग नहीं रहा, देखा हुआ क्वेश्चन है, लग नहीं रहा इसके जैसा कुछ पहले सॉल्व किया हुआ है, तो व्हाट यू कैन डू इज लाइक पुट इट ऑन होल्ड, कीप इट फॉर लेटर. इंश्योर दैट आप इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस पहले स्कोर कर रहे हो एंड देन यू आर कमिंग टू दिस. So that will be one advice, one pointer. The second pointer which I would also want to highlight is कि तुक्के मत मारना. ठीक है, मतलब इट बिकम्स अ थिंग कि मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा और उस पर 2-3 मिनट 5 मिनट लगा दिए एंड मेरा आंसर फिर भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो लाइक अब मैं ये क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं जाने वाला.
कुछ ना कुछ तो इसमें मैं अब गैस वर्क करूंगा ही सही, वो मत करना, ठीक है। एंड ऑल्सो मतलब ऐसा नहीं कि आंसर मैच नहीं कर रहा है ऑप्शन से तो जो नियरेस्ट वाला है वो मार्क कर दिया, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन वगैरह लेकर सॉल्व किया है तो बात अलग है, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि लाइक द ऑप्शंस आर 10 20 30 40 एंड लाइक आपने कुछ तो मैथ्स करी और आपका आंसर 17 आ गया, तो यू आर लाइक कि अरे ये 17 20 के तो पास ही दिख रहा है तो मार्क कर देता है। ऐसा ये सब गड़बड़ मत करना, इंश्योर दैट यू आर अवॉइडिंग ऑल दोज नेगेटिव मार्क्स एज वेल, ठीक है। सो यही दो चीज़ें रहेंगी एज अ recommendation for your test tomorrow, and this is something which you will get used to it as you are going to give more and more tests, ठीक है। एंड इंश्योर, मैंने आई थिंक आप लोगों के बैच में इस बारे में बात करा हुआ है दैट इट इज़ quite important for you to analyze your tests post giving them, ठीक है। एंड डेफिनेटली प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नॉट लाइक बोर्ड एग्जाम्स जहाँ पर 90% प्लस मार्क्स ही अच्छे मार्क्स का बेंचमार्क रहता है, ठीक है। यू विल रियलाइज दैट अभी इन टेस्ट में आपको 90% मार्क्स नहीं आने वाले हैं, ठीक है। देयर विल बी वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हु वुड बी एबल टू स्कोर ग्रेटर देन दिस, ठीक है। ऑल राइट, सो नाउ coming back to our ongoing chapter periodic properties. So last class में मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था to watch the recording which was on electron gain enthalpy, right? So that was the target for today's class. It was recording number I think 6 या 7, क्या था recording, I think 7 था if I remember, हाँ, ठीक है। So now you are in a good position to आंसर द क्वेश्चंस, क्योंकि जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अभी, हम लोग बुकलेट के ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसमें प्राइमरीली। नाउ इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल पार्ट, ठीक है, डू यू हैव एनी डाउट्स ऑन दैट फ्रंट? मैं एक बार क्विक रिकैप जरूर लूंगा, ठीक है। सो in this particular recording you would have understood the term electron gain enthalpy, ठीक है। इसको हम डेल्टा एच ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंथैल्पी इज अ थर्मोडायनेमिक वर्ड एंड इसका सिंबल एक्चुअली होता है H, एंड इसकी डेफिनेशन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लोर करेंगे एग्जैक्टली व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड एंथैल्पी। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है, फॉर यू एंथैल्पी इज एनर्जी, ठीक है। इसके जो डायमेंशंस होंगे वो जूल, किलो जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी, इन सब में ही होंगे, ठीक है। सो फॉर आवर डिस्कशन सेक इट इज जस्ट एनर्जी राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे तो आई विल टेक अ डेडिकेटेड टाइम टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ एंथैल्पी, दैट हाउ it is defined, how it is thermodynamically designed, what purpose does it solve, and how it has become so helpful, ठीक है। वो मैं थर्मोडायनेमिक्स में बात करूंगा। नाउ अभी के लिए द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसा आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, राइट। द डेफिनेशन पार्ट गोज इन अ वेरी simple manner that it is the
energy exchanged ठीक है, it is the energy exchanged, it can be either given or taken ठीक है. आयनाइजेशन एनर्जी में तो हमेशा एनर्जी लगता है. आयनाइजेशन एनर्जी, the delta H is always positive because ionization energy is energy absorbed. But यहाँ पर it is the energy exchange, it can be absorbed or given ठीक है, released also. So it is energy exchange when an electron is added to an isolated gaseous atom ठीक है. Now as per this definition, the kind of visualization that you might have for electron gain enthalpy, right, it is something in this manner that you know, when electron is being added ठीक है, then like यहाँ पर आप observe करना, you have a nucleus ठीक है, and उसके around you can have electrons present around it, right. So far away कहीं से electron लेके आ रहे हैं and it is added to the atom ठीक है. तो यहाँ पर when these two particles interact ठीक है, there is an atom and there is an electron, there are attractive forces as well as repulsive forces that play a role. Attractive force किसके बीच में रहेगा? Between the nucleus and electron, and there will be repulsive forces also. Repulsive forces between electron ठीक है. तो the thing is that both these have their respective effect on the overall process ठीक है. कैसा रहेगा यहाँ पर ऑब्जर्व करना, as a result of attractive forces ठीक है, as a result of attractive forces, what we understand is that energy would be released ठीक है, as a result of attractive forces ठीक है. जब दो opposite charges पास में आते हैं ठीक है, energy is released ठीक है. You can say the overall energy of the system goes down ठीक है. Overall energy of system goes down and makes, or you can say and becomes, and the system becomes more stable ठीक है, and the system becomes more stable. Whereas if the added electron, it causes an increase in energy ठीक है. Why? Because this electron will repel other electrons, it might disturb the existing configuration of the electrons that are present around the nucleus, right. So because of it, you can say as a result of repulsive forces ठीक है, energy of system ठीक है, energy of system increases and it becomes lesser stable ठीक है, it becomes, you can say, less stable. So what is going to happen when the electron is going to be added to the atom? That both these tendencies are going to be happening together okay. Now what is understood is that in some cases the energy released part dominates and the overall effect is
that when the electron is added, electron gain enthalpy is energy that is released. But in some cases, in some cases, what happens is that this destabilization because of the added electron, that plays a dominant role. And as a result of which the overall effect is that energy is absorbed when the electron is added to the atom. Now, the thing is, जैसा मैंने आपको बताया, that the experimental measurements do not happen in this manner. Like this is something which cannot be experimentally determined. How it is determined is through certain indirect ways. Okay? Those indirect ways involve, you can say, laws of conservation of energy. Okay? So that is something which is a hack that is generally used in thermochemistry. Okay? Which is something in this manner that, let's say, A से B मुझे जाना है and मुझे नहीं पता कि कितना energy exchange लगेगा, because this is something which is not practically possible. But if I am able to identify something, okay, if I am able to identify some indirect path of going from A to C to D to then B, okay, and I can measure these energy exchanges, okay, experimentally, then I can say that going from A to B directly or indirectly should yield the same energy change. And then with these experimental measures, I can determine the unknown energy measure. Okay, so this is something which is as good as law of conservation of energy. ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में आप जब पढ़ोगे तो इस तरीके की साइकिल्स बनाना, ठीक है, इनको साइकिल्स कहते हैं हम लोग, थर्मोडायनेमिक साइकिल्स बनाना would be a skill set to acquire, where if you are not able to practically perform certain process and get the energy exchange for it, then can you think of an indirect way of achieving the same change from A to B via some indirect process and then using that to get the unknown. Okay? So this is something which is a classic thermodynamic way. Thermochemistry वाले part में हम लोग discuss करेंगे, through which we determine such quantities which are very difficult to experimentally observe. Okay? So what happens is that this electron gain enthalpy, this is not something which can be experimentally measured, is calculated indirectly through such thermodynamic cycles. Okay? And what we found out was that in certain cases, in most of the cases, in fact, the energy was released. Okay? But in a few cases, okay, जिनको हम exceptional cases बोल रहे हैं, the energy was absorbed. Okay? Now, the fundamental reason going behind that would be the fact that in case of examples where the energy got absorbed because of this electron gain, their attractive forces would have been dominant, and as a result, the energy is net released. And in cases where the delta H Eg is positive, it would have been repulsive forces which played a dominant role. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन आया एटम के पास में, that electron made the system lesser stable because maybe it caused more repulsions when it got added to the atom. ठीक है. Now, keeping this in mind, there were these examples. ठीक है. So generally, आप लोगों ने notice करा होगा that generally delta H Eg is negative, that is energy released, okay, whereas delta H Eg is positive, okay, for some cases, okay, for some cases, for some elements,
ठीक है, डेल्टा एच ई जी इज पॉजिटिव, दैट इज एनर्जी अब्सॉर्ब्ड. ठीक है, एंड द केसेस इन विच दिस इज प्रेवलेंट, ठीक है, वो मैंने आपको बोला है दैट दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी और यू शुड रिमेंबर. ठीक है, सो आई एम जस्ट टेकिंग द डेटा फ्रॉम द टेबल इटसेल्फ. ठीक है, इसमें आपने नोटिस करोगे. ठीक है, सो these elements, the noble gases, यहाँ पर electron gain enthalpy is positive, which means that energy is required for electron to be added. ठीक है, and for certain other important elements, एक नाइट्रोजन का एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना रहेगा. ठीक है, then beryllium, magnesium, and you will have to also notice and understand that these elements in the same period as nitrogen and the alkaline earth metals, they too have negative electron gain enthalpy, but this magnitude of that is quite low. ठीक है, मतलब इनको भी इलेक्ट्रॉन इतना चाहिए नहीं. ठीक है, they are still releasing energy when the electron is added to them, but आप उनके आसपास के एलिमेंट से कंपेयर करोगे. ठीक है, notice their neighbors and you will find that they are kind of showing a very lesser tendency to gain those electrons. ठीक है, स्पेशली नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, आर्सेनिक. ठीक है, वैसे मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम. ठीक है, दे आर शोइंग सिग्निफिकेंटली लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एज कंपेयर टू देयर नेबरिंग एलिमेंट्स. ठीक है, देन इसके अलावा तो ये सबसे क्रूशियल एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बोलूंगा याद रखने के लिए. उसके अलावा you can also remember zinc and manganese also as two other cases. ठीक है, zinc, cadmium, mercury and manganese also, where the electron gain enthalpy was positive. ठीक है, now in these cases the added electron is something which is not creating a positive impact. It is not making the system more stable. It is in fact destabilizing it. It is increasing its energy, and as a result we say that the electron gain enthalpy is positive. ठीक है, then हाँ हाफ नेम भी है. ठीक, और भी मिल जाएंगे. ठीक है, इतना डिटेल में मत जाने की कोशिश करो, आपको जो रेलेवेंट है मैं वो बता रहा हूँ. ठीक है, इनफैक्ट व्हाट यू विल आल्सो फाइंड, ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड is that typically this tendency of electron gain is more relevant for non-metals. ठीक है, rather than metals. So generally ये वाले पार्ट के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का खास कुछ डिस्कशन करेंगे ही नहीं. ठीक है, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द टेबल प्राइमरीली, ठीक है, इनफैक्ट लेट मी आल्सो इंक्लूड lead and thallium also. ठीक है, इनफैक्ट बोरॉन फैमिली के भी एलिमेंट्स को मैं इंक्लूड कर लेता हूँ. ये सब मेटल्स रहेंगे, तो इनमें क्या है, इतना ज्यादा टेंडेंसी है ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का. इनमें खास कुछ हमारा फोकस नहीं रहेगा. जो प्राइमरी फोकस रहेगा वो नॉन मेटल्स में ही रहेगा. ठीक है, नाउ when you understand this property of electron gain, ठीक है, the thing is that this particular property is not a very important property for non-metals also.
ठीक है, इसके बाद में हम लोग एक और प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करेंगे विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा एंड दैट वाज समथिंग व्हिच वाज क्वाइट रेलेवेंट। ठीक है, it was more relevant for metals because of the fact that metals are the ones which have the tendency to lose electrons. Post that हम लोगों ने electron gain enthalpy term पढ़ा in which it is about the tendency to accept electrons, ठीक है, which is more relevant for non-metals. तो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा हद तक करेंगे भी सही, थोड़ी डिटेल्स यहाँ पे ऑब्जर्व भी करेंगे। However, इसके बाद आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर पीरियोडिक प्रॉपर्टी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, विच इज गोइंग टू बी मोर इम्पॉर्टेंट फॉर नॉन मेटल्स। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is not something which is able to answer a lot of questions shown by non-metals. Reason being that non-metals actually form a lot of covalent compounds जिसमें they don't really accept electrons, they kind of share electrons. ठीक है, so that is where that electronegativity property also comes quite handy. ठीक है, now keeping this context in mind, ठीक है, understand that this individual electron gain enthalpy term, ठीक है, इसमें आपको वैल्यूज में ज्यादा डिटेल में एक्स्ट्रा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, यू काइंड ऑफ डोंट रियली नीड टू फोकस ऑन दिस सेक्शन एट ऑल, मतलब हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा नोट्स वगैरह में भी, व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दिस इज गोइंग टू बी द प्राइमरी फोकस। ठीक है, नॉन मेटल्स के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ पे भी बस बोलने के लिए मैंने ये दो एग्जांपल आपको बता दिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड अदर अल्कलाइन मेटल्स का भी काफी कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगा, बट इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज एज इम्पोर्टेंट एज डिस्कशन विद द नॉन मेटल्स। ठीक है, then after understanding the definition of electron gain enthalpy, right, you would have talked about the factors that affect electron gain enthalpy, and mota again you would have come across two primary factors. One is the Z effective, right? If Z effective increases, then the magnitude of electron gain enthalpy increases. Okay, the tendency to gain the electron increases, or you would have also come across the term electron affinity, okay, which is the magnitude of electron gain enthalpy if it is negative. Otherwise, if the electron gain enthalpy is positive, then we assign electron affinity as 0. That element particular element does not have a tendency to gain electron. ठीक है, साइज के साथ में इसमें टिपिकली रहेगा दैट साइज अगर बढ़ जाएगा तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, और यू कैन सी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस। ये दो प्राइमरी फैक्टर्स हैं जिनके हिसाब से यू वुड हैव कम अक्रॉस अ जनरल ट्रेंड। ठीक है, दिस इज क्वाइट जनरल क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस वगैरह भी बहुत है। जनरल ट्रेंड कैसा है दैट अक्रॉस पीरियड magnitude of delta H Eg this increases, okay, and while if you go down group, then the magnitude of delta H Eg decreases, okay, or you can say electron affinity increases or electron affinity decreases. That is the general tendency, and isme then we would have talked about the exceptions primarily in Lie block. ठीक है, हम लोग इसके बियॉन्ड आगे का डिस्कशन नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, नाउ विद इन T block you would have noticed the exceptions. एक तो आपने नोबल गैसेस के एक्सेप्शंस नोटिस करे होंगे, एंड आपने नाइट्रोजन का एक्सेप्शन नोटिस किया होगा। ठीक है, the values which are
positive. Then in P block, you would have noticed, okay, across period, you would have come across this exception that when you went from left to right, silicon to phosphorus to sulfur, electron gain enthalpy बढ़नी चाहिए, ठीक है. So electron affinity of silicon and phosphorus, germanium and arsenic, tin and bismuth, like इनके केस में आपको कैसा मिल रहा है? That electron gain enthalpy increase होना चाहिए था, but it kind of decreased. ठीक है, going left to right. And down the group, ठीक है, down the group you would have noticed that boron के नीचे aluminium, carbon के नीचे silicon, नाइट्रोजन के नीचे phosphorus and ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी should have decreased, but what we found out as an exception was that the electron affinity increased. ठीक है, and the reason that is attributed here, ठीक है, यहाँ पर the reason attributed was half filled configuration, and यहाँ पर the reason attributed was smaller size of the second period elements, that they were not able to accommodate well the added electron. Smaller size did not smaller size did not accommodate it did actually accommodate the electron, you can say, but it did not accommodate the electron well. ठीक है, तो इनका smaller size, you can say, caused more repulsions with added electron. ठीक है, the smaller size of the 2p subshell जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आया होगा. ठीक है, तो ये प्राइमरीली आपके रीजंस है. अब इसमें then we went ahead and talked about the halogen family in detail. ठीक है, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन एंड आयोडीन में, ठीक है, the values decreased of electron gain enthalpy. ठीक है, so chlorine had the highest electron gain enthalpy, whereas in the oxygen family, sulfur, selenium, polonium, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज के मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, बट इट वाज फाउंड कि ऑक्सीजन का तो सल्फर से कम ही है, बट इनफैक्ट पोलोनियम से भी कम है. ठीक है, जस्ट वन एग्जांपल टू रिमेंबर. यहाँ पर it was that chlorine is greater than fluorine, but then not greater than bromine and iodine are not greater than fluorine. Okay, but whereas in the case of the oxygen family, okay, down the group, sulfur was greater than selenium. Okay, sulfur was greater than selenium, tellurium and polonium. Oxygen actually came even behind that. ठीक है, हाँ. So ये ध्यान रखने लायक एक्सेप्शन था इन द P ब्लॉक. ठीक है, देन S ब्लॉक में डेफिनेटली ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का आप लोग ध्यान में रख ही रहे हो. ठीक है, अदरवाइज प्राइमरी फोकस इज ऑन दीज S ब्लॉक के एलिमेंट्स ओनली. ठीक है, सॉरी B ब्लॉक के एलिमेंट्स ओनली. नाउ इसके कुछ खास एप्लीकेशन वगैरह भी नहीं आपको कराए गए हैं, बट हाँ इसके ऊपर डेफिनेटली certain numericals are what that take away the
focus. ठीक है. So if you are okay with the explanation, then we can practice some numericals. Or if you have certain doubts in this particular section of electron gain enthalpy, तो आप पूछ लो. I'll try and answer, and then we can work with numericals as well. ठीक है, कुछ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूँगा. So Vaishnav का क्वेश्चन है, why do gold and platinum have high electron gain enthalpy? I would say we don't care in case of gold and platinum, because for metals especially the electron gain enthalpy isn't something which is going to give a lot of meaningful results. ठीक है, so यहाँ पर अगर anomalous case आ भी रहे हैं, तो you will not find in literature explanations associated with them. They are not worth the time. They are not worth the effort. इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में वैसे तो देयर इज अ थर्मोडायनेमिक डिफरेंस दैट इज प्रेजेंट. हाउएवर, a simplified understanding in our situation, in our case, would be that electron affinity is to be considered as the magnitude of electron gain enthalpy. Okay? And if the electron gain enthalpy is positive, then we assign electron affinity as a value of 0. Okay? Now, with this background, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो फटाफट. लेट मी नो. This is also something that I stressed in the video lecture as well, that you should not confuse electron gain enthalpy as the opposite of ionization energy. Okay, there is a subtle difference which you should be very well aware of. वो मॉड वैल्यूज ली हुई है बस, मतलब जो ये ऐसे वर्टिकल बार्स लगाए हुए हैं, दे आर जस्ट मॉड वैल्यूज एंड दीज आर जस्ट इक्वल टू, मतलब यहाँ पर जैसे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ प्रोसेस 2, यानी कि इस प्रोसेस का आयनाइजेशन एनर्जी उसका मॉड ले लिया है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ प्रोसेस 1. ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे. दैट्स हाउ यू हैव टू रीड ईच ऑप्शन. ऑलराइट, सो इसमें यहाँ पर आप नोटिस करना, दिस फर्स्ट प्रोसेस इज Cl going to Cl minus, or this is how it is going to happen, is that it is gaining an electron. So chlorine plus an electron is going to go to Cl minus. ठीक है, second step is Cl minus going to chlorine by losing an electron. ठीक है, so you can see that if you add them together, then everything cancels out. ठीक है, if you add the two together, then ये Cl minus आपस में
कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। Cl आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दे आर ट्रूली इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। सो 1 and 2 are opposite of each other. That is, they have same magnitude but opposite sign, ठीक है। What do I mean by they? I should write that is their energy exchange delta H is same magnitude but opposite sign, ठीक है। तो the second process and the first process are actually opposite of each other. यहाँ पर आप बाकी एग्जाम्पल्स आई थिंक जैसे किसी ने और कोई ऑप्शन लिया हो, जैसे आस्था ने बी ऑप्शन दिया, ठीक है। तो बी ऑप्शन अपन एक बार वेट करके देखते हैं कि बी ऑप्शन गड़बड़ क्यों है। सो थर्ड प्रोसेस जो है, ठीक है, इफ यू नोटिस द इक्वेशन फॉर द थर्ड प्रोसेस इज Cl going to Cl plus plus electron, that is ionization energy of chlorine, ठीक है। and the second process is Cl minus का ionization, ठीक है। तो if you add the second and the third equation, if you add the second and the third equation, you will not find things cancelling out. It will be Cl minus plus Cl is giving Cl plus Cl plus 2 electron. There is no cancelling out. They are not opposite of each other, ठीक है। That is why their magnitudes won't be equal. समझ में आया? ठीक है। आप देखो ना, this is as good as saying this is A to B and this is B to A. This thing is A, this thing is B, right? This thing is B, this thing is A. Now कई बार कंफ्यूजन होता है स्टार्ट करते वक्त, ठीक है। थोड़े से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको ये चीज समझ में आने लगेगी, ठीक है। जैसे आई नीड टू प्रैक्टिस कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस. For example, if you say take this question, try करो. Do remember, ionization energy is energy absorbed, whereas electron affinity, if it is non-zero, then it means that the energy would have been released. करो करो, थोड़ा ट्राई करो.
यूनिट्स का भी कन्वर्जन करना है आपने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर नहीं देना, उसको कन्वर्ट भी करो ना। किलो कैलोरी में बोला जा रहा है, तो मैं ये एक प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ। चलो इसको मैं करके दिखा दूँ ताकि आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन का भी एक वापस से रिकैप हो जाएगा। यहाँ पर देखो, आपको बोला जा रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na इज 5.4 eV। तो हाउ डू आई रीड दैट इंफॉर्मेशन, दैट Na, ठीक है, Na gives Na plus plus electron, ठीक है, दिस इज गिवन एज आयनाइजेशन एनर्जी is equal to 5.4 eV per atom। नाउ ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसका प्रॉपर थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन होगा डेल्टा एच आई ionization enthalpy, which will be plus 5.4 eV per atom। Why plus? ठीक है, because this is energy absorbed, ठीक है। then notice करना, electron affinity of fluorine is given। what is meant by electron affinity? that fluorine will gain one electron and become F minus, ठीक है। एंड आपको इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दिया हुआ है 3.4 eV, ठीक है, per atom। however, how do I read this? This will be equal to delta H Eg being 3.4 eV per atom, and this will come with a negative sign। why? because this is the energy released, ठीक है। if it was absorbed, then electron affinity would have been assigned a positive, zero value, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आया आपको? now the thing is that this piece of information that is being asked is actually an addition of these two, ठीक है। this piece of information that is being asked here is an addition of these two। so you will have Na plus F, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, गिविंग Na plus plus F minus। दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। तो इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है डेल्टा H विल बी द सम ऑफ दीज टू, डेल्टा H IE प्लस डेल्टा H EG, ठीक है, डेल्टा H IE ऑफ Na and delta H Eg of F। So you substitute the values over here. This is plus 5.4 and this is minus 3.4. So you get the answer as a consequence of 2 eV per atom, ठीक है। Now comes the unit conversion का play, ठीक है। These are all energy exchanges ना, तो ये एनर्जी एक्सचेंजेस हम लोग इस तरीके से ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रोसेस में इतना एनर्जी अब्सॉर्ब हो रहा था, इसमें इतना रिलीज हो रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या रहेगा, दैट 2 eV, एंड वो पॉजिटिव साइन रहेगा यहाँ पर। व्हाट डज दिस पॉजिटिव साइन मीन? दैट ओवरऑल एनर्जी अब्सॉर्ब्ड, ठीक है। they are different definitions but they are all energy, they are all energy terms। one talks about energy being released, one talks about energy being absorbed, but they are all energy terms, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब लेट मी काइंड ऑफ गिव यू अ मोर रिलेटेबल एग्जांपल फॉर यू टू कनेक्ट विद, ठीक है। जैसे ध्यान से सुनना, ये मैं अलग से हाईलाइट करते हुए बता रहा हूँ, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, आप लोग लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू फाइंड आउट द एनर्जी एक्सचेंज दैट हैपेंड in this kind of a reaction, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन होकर मीथेन बना रहा है, ठीक है। आपको इसका डेल्टा H चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय डेल्टा H? कि इस रिएक्शन में कितना एनर्जी एक्सचेंज हुआ, एनर्जी अब्सॉर्ब हुआ, रिलीज हुआ, कितना हुआ, वो मुझे चाहिए, ठीक है। द थिंग इज दैट दिस डजंट हैपन प्रैक्टिकली,
मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोल लिया, गरम गरम कोल लिया और उसके ऊपर से H2 गैस पास कराई तो मीथेन बनने लग गया। ये रिएक्शन प्रैक्टिकली नहीं होता है, ठीक है। तो इसको अब डिटरमाइन करने के लिए आप नोटिस करना, व्हाट आई विल डू इज, मैं कार्बन का कंबशन करूंगा, ठीक है। आई विल डू अ कंबशन ऑफ कार्बन, दिस इज समथिंग विच इज प्रैक्टिकली डूएबल। इसका मैं वैल्यू निकालूंगा विच विल बी से डेल्टा H1, ठीक है। मैं हाइड्रोजन का कंबशन करूंगा, ठीक है, एंड उसका मैं वैल्यू निकालूंगा which will be say delta H2। देन मैं मीथेन का भी कंबशन करूंगा, ठीक है, एंड उसका भी मैं वैल्यू निकालूंगा, say delta H3। now you can notice, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है, आपको खुद से स्ट्राइक नहीं होगा, बट इफ आई add 1 and so if I multiply the third equation by 2, ठीक है, if I multiply the third equation by 2 तो ये क्या हो जाएगा 2H2, ठीक है, गिविंग O2 गिविंग 2H2O, एंड इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। क्यों? बिकॉज ये मैंने पहले 1 मोल के लिए निकाला था, बट अब मैंने 2 मोल के लिए निकाला है, तो जस्ट डबल द वैल्यू ओनली, ठीक है। सो इफ आई विल एड 1 टू third equation and or rather I can do this thing that थोड़ा ही प्रैक्टिस करने पे आता है, क्लिक होता है, ठीक है, अचानक से क्लिक नहीं होगा आपको। 1 will be equal to 2 plus 3 minus 4, or you can say 1 plus 4, 1 plus 4 is equal to 2 plus 3, ठीक है। if I add 1 and 4, ठीक है, I will get what I will when I will add 2 and 3, ठीक है। and now because 2, 3 and 4 are known to you, you can determine the unknown, that is 1, ठीक है। so this is something which is the thermodynamic technique that I was talking about, कि यहाँ पर भी हमें ये जो रिएक्शन था ये इन दोनों को ऐड करके बना सिंपली, तो आपने इन दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट यू गॉट द डेल्टा H वैल्यू। नाउ नोटिस करना, अब यूनिट कन्वर्जन स्टार्ट होगा, ठीक है। ये EV पर एटम था, ठीक है। अब मुझे क्या क्या पता है, मुझे पता है दैट 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, तो मैंने EV को जूल में लिख लिया, ठीक है। एंड आई नो दैट 1 एटम और 1 मोल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर माइनस 23 एटम्स, ठीक है। तो 1 अपॉन, मतलब ये 1 एटम क्या होगा, 1 atom will be 1 upon 6.02 into 10 की पावर 23 moles, right? मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा that mole upon 6.02 into 10 की पावर 23, तो ये आ जाएगा 2 into 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 into 6.02 into 10 की पावर 23 जूल पर मोल, ठीक है। ये मैंने जूल पर मोल में इंटर कन्वर्ट कर लिया। फिर मुझे इसमें आंसर नहीं चाहिए था, ठीक है, मुझे आंसर किस में चाहिए, किलो कैलोरी में, तो अभी मैं पहले कैलोरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, राइट। डू आई नो द इंटर कन्वर्जन बिटवीन जूल एंड calorie? The answer is yes, that 1 upon 4.18 calorie is 1 joule,
ठीक है, 1/4.18 कैलोरी, क्योंकि 1 कैलोरी was equal to 4.18 जूल, तो 1 जूल क्या होगा, 1/4.18 कैलोरी. ठीक है, and then I would get my answer as 2 into 1.6 into 10 की power minus 19 into 6.02 into 10 की power 23 upon 4.18. This is calorie per mole. अब मुझे इसको किलो कैलोरी में करना है, तो मैं यहाँ पर डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा, बिकॉज कैलोरी विल बी किलो कैलोरी अपॉन 1000. एंड इसको अब मैं सिंप्लीफाई करके मेरा आंसर दूंगा. ठीक है, सो दिस विल बी अ फंडामेंटल वे ऑफ अप्रोचिंग. ठीक है, in case you forget information, this will be the fundamental way of approaching. But if you can retain more information, then you remember that 1 ev per atom is around 96.3. 96.3 hota hai something, 96 point something, I think itna hi hoga, 96 point something, roughly chhod do. It is roughly 96 kilojoule per mole, and if you divide this by 4.18, ठीक है, ये 96 को ही आप डिवाइड बाय 4.18 कर दोगे तो अराउंड 23 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा. ठीक है, तो ये याद रख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू ट्राइंग टू रिमेंबर ऑल द कन्वर्जन्स. ठीक है, मुझे स्टार्टिंग में दिक्कत होती थी, मुझे ये याद नहीं रहता था, तो मैं तो ये ऐसे ऐसे करके टाइम पास करता था, बट इट यूज्ड टू देन टेक अवे अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, ऑलराइट, एक और क्वेश्चन करा देता हूँ मैं फ्रॉम द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट. चलो ट्राई करो. दिस इज समथिंग रिलेटिवली इजियर. Should be able to work on it. आया आंसर किसी का?
right? So when you do the interconversion, roughly 4.8 के आसपास आंसर आना चाहिए. मतलब pretty simple, straightforward. All you have to do is calculate the number of moles. ठीक है, so ये 3.7 EV पर एटम जो है, ठीक है, into 23.06 कर दोगे तो ये किलो कैलोरी पर मोल में आ जाएगा. एंड मोल्स ये 1 मोल के लिए है, तो हाउ मेनी मोल्स 2 ग्राम corresponds to, so 2 upon 35.5. ठीक है, this will be the kilocalorie में the energy that would be released. ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ, बिकॉज इट इज रिलीज्ड. ठीक है, नहीं अभी मैं सॉल्व नहीं करूंगा यार, मतलब प्लीज चेक फॉर योरसेल्फ. 4.8 के आसपास आना चाहिए. All right, now having said this, let's quickly go through the non-numerical questions also. ये बुकलेट का ही मैंने एग्जांपल दिया है आपको, आप लोग यहाँ से देख लेना. Let's go through the quickly the non-numerical questions also. ठीक है, काफी इजी होंगे ये. हाँ, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है आपको, बोलो हर्ष. Hello, sir. हाँ बोलो. So for the previous question which you gave right now, so उसमें हम moles divide करेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, अरे ये अच्छा, जो ये था वैल्यू, आपने यहाँ पे जो पहले वैल्यू निकाली थी, ये डेल्टा एच ई जी जो है, ये आपने निकाली. this came out to be what? This came out to be किलो कैलोरी पर मोल. हाउ डू यू रीड दिस? यू रीड इट इन दिस मैनर कि अगर 1 मोल है तो उसके लिए कितना डेल्टा एच रहेगा, -3.7 इंटू 23.6. ठीक है, तो अगर मेरा 2/35.5 मोल्स है तो कितना डेल्टा एच लगेगा. अभी क्लियर है? Okay, sir. Got it. ठीक है, तो 1 मोल के लिए इतना लग रहा है, तो 2/35.5 मोल्स के लिए कितना लगेगा. ठीक है, आपका भी ये डाउट था पृथ्वीराज? हाँ ठीक है. हाँ ठीक है यार, 23.06 कर लो. All right. Now coming to the subjective questions only, as I was saying. आप लोग बताओ मुझे 38 का आंसर क्या रहेगा क्विकली. हाँ, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ Na+. सो यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी Na गिविंग Na plus electron, and electron affinity of Na plus would be Na plus electron giving Na. So they will be exactly opposite of each other, right? So 38 का A option will be the correct answer, right? 39th का, which of the following requires absorption of energy? ये सब आप नोटिस कर रहे हो, these are all electron gain. ठीक है. Now, does fluorine belong to the exceptional category of delta Heg? No. Does chlorine? No. Does hydrogen? No. Even oxygen doesn't belong, but यहाँ पे carefully notice करना that this is actually O giving O2 minus, मतलब it is delta Heg1 plus delta Heg2. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. तो इसमें मैंने आपको बताया था कि डेल्टा Heg2 is highly positive, right? ठीक है, 40th क्वेश्चन ट्राई करो.
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो यहाँ पर आपको जस्ट मॉड वैल्यू के साथ में डिस्कशन करना है. You have to be right in the first attempt. Focus on that. हाँ, right Vaishnav, right Yash, हाँ, right शिवांक, राइट पूर्णा. नहीं सुमित, आपने गड़बड़ कर दिया. नाइट्रोजन का सबसे, सो यू रिमेंबर दिस, इसके बारे में कैसे सोचोगे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर. अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सुन के मुझे एक्सेप्शन याद आना चाहिए. द एक्सेप्शन शुड बी एट द बैक ऑफ माई माइंड. ठीक है. सी इसमें इफ यू विल ट्राई टू थिंक ऑफ द ट्रेंड फर्स्ट एंड एक्सेप्शन लेटर, तो गड़बड़ हो जाएंगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू माइट थिंक ऑफ द ट्रेंड कि ऑक्सीजन और सल्फर में अगर मैं नीचे जाता हूँ तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है. ठीक है. एंड देन बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में भी ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पर है तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ऑक्सीजन ज्यादा होगा. इफ यू थिंक ऑफ द ट्रेंड फर्स्ट then you will make mistakes. The approach should be remember the exceptions first. Electron affinity word सुनते ही first you should quickly recollect the exceptions. कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हाँ सर ने ये सारे एक्सेप्शंस बताए थे, क्या वो यहाँ पर एप्लीकेबल है? क्योंकि देखो क्वेश्चन एक्सेप्शंस पे ही पूछे जाते हैं जनरली. तो आपको याद आएगा कि हाँ नहीं नाइट्रोजन का तो 0 होता है. ठीक है, नाइट्रोजन का 0 होता है तो नाइट्रोजन तो सबसे कम होगा. तो आपने सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को तो रिजेक्ट कर दिया, ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए. अब फिर ऑक्सीजन सल्फर के बीच में आप याद करने की कोशिश करोगे पहले कहीं कोई एक्सेप्शन तो नहीं है. आपको याद आएगा कि अरे हाँ ये एक्सेप्शन है, दैट सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है, लाइक फ्लोरीन क्लोरीन के बीच में. तो आपको फिर याद आएगा एंड यू विल रिकलेक्ट टू फाइंड ए ऑप्शन एज द आंसर. ठीक है. नाउ जनरली आप ध्यान से नोटिस करना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में पूछा जाएगा तो आप मॉड वैल्यूज के साथ में कंपेयर कर दोगे. ठीक है. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का डिजाइन ही इस तरीके से इसलिए करा गया है ताकि मॉड वैल्यूज कंपेयर हो सके. ठीक है. देयर विल बी वेरी लेस चांस कि आपसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंपैरिजन पूछा जाएगा, बिकॉज इसमें कई बार स्टूडेंट साइन की वजह से कंफ्यूज जाता है. ठीक है. तो अगर उसमें पूछेंगे भी सही तो टिपिकली इट माइट कम विद अ कैविएट सेइंग दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपेयर करके बताओ किसका कम किसका ज्यादा. ठीक है. ऑलराइट. देन 41st क्वेश्चन में which of the following gains electron more easily? ठीक है. तो यहाँ पर ये ऑलरेडी नेगेटिव हो गए हैं. ठीक है. नेगेटिव स्पीशीज में और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऐड करना रहेगा तो इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट. तो दे विल नॉट वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन इजीली. रादर as compared to these, Na is something which will gain electron relatively easier. ठीक है. तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, डी फॉर दिल्ली. ठीक है. बिकॉज ये अनायंस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है दैट डेल्टा एच Eg is negative when it comes to the second electron gain. Sorry, is positive when it comes to the second electron gain. यहाँ पर definitely energy required होगी जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को गेन करना होगा. ठीक है. अच्छा. देन 42nd ट्राई करो. 42nd का क्या आंसर रहेगा? Which of the following is least stable? ठीक है. अब generally when this question comes as an isolated question, no, ये थोड़ा
ज्यादा ट्रिकी हो जाता है, बट थैंकफुली राइट नाउ द क्वेश्चन इज अंडर द सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो नाउ थिंक प्रॉपर्ली. What would make the ion less stable? All these are elements who have been added an electron to. These are all anions. So what is it that is going to make this thing lesser stable? So now if you remember from the exceptions, it is the B option which is the least stable. Why? Because when electron is added to beryllium, ठीक है, एनर्जी अब्सॉर्ब होती है. बाकी केसेस में क्या हो रहा था, एनर्जी रिलीज हो रही थी. यहाँ पर एनर्जी अब्सॉर्ब होने की वजह से इसका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा. ठीक है. देन 43rd is straightforward. Right, this is remembering the exception that amongst halogen, chlorine has the highest electron affinity. ठीक है, पहले एक्सेप्शन याद रखना, फिर ट्रेंड के बारे में सोचना. You will do much better in the chapter. 44th में, which of the following transitions with electron affinity will be positive? In the 44th question, this is something that we have just already discussed. Right. The second one will be, अब यहाँ पर एक्चुअली अब देखा जाए, ठीक है, यहाँ पर भी देखा जाए तो एक क्वेश्चन में फ्लॉ है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो हम लोग पॉजिटिव ही डिफाइन करते हैं. द क्वेश्चन शुड हैव मेंशन्ड हियर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, द क्वेश्चन शुड हैव मेंशन्ड हियर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, हाँ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो हम लोग अदरवाइज इन केस ऑफ पॉजिटिव डेल्टा एच हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 असाइन कर देते हैं. तो ये क्वेश्चन में फ्लॉ है, इसमें मिलेंगे आपको, मतलब स्पेशली मैं बता रहा हूँ आपको, इन मेनी टेक्स्ट बुक्स, इन बुकलेट ऑल्सो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ अ गड़बड़ हैपनिंग वेयर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर केयरलेसली इंटरचेंज्ड. ठीक है, मैं भी कई बार वो मिस्टेक कर देता हूँ. ठीक है, वेयर आई केयरलेसली इंटरचेंज द टू, वेयर एन आई शुड प्रॉपर्ली मेक श्योर कि नहीं. ठीक है, और उससे हर साल मैंने देखा है कि मतलब एक ना एक क्वेश्चन तो टेस्ट में बोनस करना ही पड़ता है, क्योंकि इवन व्हेन पेपर्स आर बीइंग प्रूफ रेड, तो भी मतलब बैक ऑफ द माइंड में वो इतना इजी लगता है क्वेश्चन कि वी डोंट समटाइम्स रिमेंबर कि अरे इसमें इस चीज का ध्यान रखना था. वी आल्सो कमिट दैट केयरलेस मिस्टेक, एंड देन फिर स्टूडेंट्स आके बताते हैं नहीं नहीं सर आपने तो ये बोला था, अब भी तो बोनस देना पड़ेगा. सो एनीवेज 45th क्वेश्चन पे आ जाओ. 45th का क्या रहेगा? हाँ, 45th में सल्फर is greater than selenium, greater than oxygen. Right. B option would be the correct answer. 46th में राइट, ए ऑप्शन तो गड़बड़ हो गया. क्यों? ये ब्रोमीन आयोडीन बराबर थोड़ा ना होंगे, ये नाइट्रोजन क्लोरीन भी बराबर नहीं होंगे. कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन से कम होगा. हाँ, तो ये सी फिर भी मुझे ठीक लग रहा है. ठीक है, देन डी गड़बड़ होगा. डी में क्यों गड़बड़ होगा? क्योंकि सिलिकॉन कार्बन से, नहीं सॉरी एक मिनट, सिलिकॉन कार्बन से ज्यादा होगा, सिलिकॉन फास्फोरस ज्यादा होगा, एंड फास्फोरस नाइट्रोजन से कम नहीं होगा. ये गड़बड़ हो गया ना डी ऑप्शन में. फास्फोरस will not be less than nitrogen. Phosphorus is in fact greater than nitrogen. ठीक है, तो इसमें ये वाला पार्ट गड़बड़ हो गया डी ऑप्शन में. सी ऑप्शन रिमेन्स द करेक्ट आंसर. हाँ, तो इवन इफ n का 0 है तो फास्फोरस का तो पॉजिटिव रहेगा ना. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं.
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, राइट। ठीक है, इसमें एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ये 20 सेकेंड वाला ट्राई करो न्यूमेरिकल, लेट मी पेस्ट इट ओवर देयर। लेट्स सी if you are able to get the grip of the numericals. राइट, सो कैसा रहेगा इसमें? किलो जूल में ही है ये, दिस इज किलो जूल पर मोल। ये यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया, दिस इज किलो जूल पर मोल। सो इसमें मतलब ज्यादा कुछ लगाना भी नहीं दिमाग। 328, ठीक है, दैट इज द एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 मोल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, दिस इज किलो जूल पर मोल। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इस तरीके से लिखता हूँ, एनर्जी रिलीज्ड should be equal to energy absorbed। ठीक है, सो यहाँ पर एनर्जी रिलीज्ड कितना है? थ्री 328 किलो जूल पर मोल इंटू 1 मोल। यहाँ पर कितना अब्जॉर्ब होगा?
1681 kilojoule per mole into n, that will be the number of moles. So you will get the value of n to be 328 upon 1681. This means number of fluorine atoms that will get ionized will be 328 upon 1681 into 6.02 into 10 raised to the power of 23. समझ में आया? आपको अननेसेसरी और इंटर कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, मतलब डोंट टेक द लॉन्गर वे. ठीक है, डोंट मेक द क्वेश्चन डिफिकल्ट फॉर योरसेल्फ. Right, so this translates to roughly 1.17 into 10 raised to the power of 23 atoms. ठीक है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज, that how many fluorine atoms will be ionized from the energy released of this process. तो यहाँ से ये एनर्जी रिलीज कराएगा और ये फ्लोरीन एटम को आयोनाइज कराने के लिए एनर्जी लग रही है. अब तो थोड़ा तो इंग्लिश भी है ना, मतलब आयोनाइज करने के लिए एनर्जी अब्सॉर्ब होगी ना. ठीक है. All right, so I think this should suffice as a good sort of practice for your electron gain enthalpy. अब मैं आपको थोड़ा होमवर्क दूंगा जिसमें थोड़ा मैं और क्वेश्चंस दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए फ्रॉम आगे वाला सेक्शंस, एंड विल आस्क यू टू वॉच अनदर वीडियो फॉर कवरिंग द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. ठीक है, सो आज के लिए इतना रखते हैं डिस्कशन. ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट टुमारो, एंड एज आई सेड, ठीक है, आज अच्छे से सोना, डोंट ट्राई टू ओवर स्ट्रेस योरसेल्फ, जितना पढ़ा है उतना काफ़ी है. And just ensure two things, as I said last time in the beginning also, maximize your score. ठीक है, don't overspend time on unnecessarily difficult questions, and secondly avoid negative marks. ठीक है, don't do blind guesses कि 240 मार्क्स का पेपर है तो मतलब मुझे 200 तो लाने ही है या 150 लाने ही है, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब you just try to क्योंकि अगर आप बेंचमार्क बना ले तो दिमाग में कि नहीं मुझे 200 स्कोर करना है और पता पड़ा पेपर डिफिकल्ट है, ठीक है, विच यू विल नॉट नो. ठीक है, तो पता नहीं पड़ेगा. ठीक है, यू माइट एंड अप ओवर अटेम्प्टिंग. सो जस्ट मेंटेन a consistent thought process that I'll have to go question by question and leave the difficult questions for later. Make sure that let's say 1 hour का पेपर है in a particular subject, तो first 30-40 minutes में 40 minutes के around में I am able to complete one iteration wherein I scored all the easy and medium questions and left the difficult questions for later, the last 20 minutes. And don't over shoot time from subject to subject. Put a hard stop. अगर आप पहले maths कर रहे हो तो put a hard stop to maths at 1 hour. Put a hard stop to physics at the end of 1 hour, because you might then say only leave 30 minutes for chemistry in the end and then panic and उसमें easy questions miss कर जाओगे. ठीक है, there is no benchmark of good percentage in this particular examination because it is a non-standard test. It is not something which is designed as per JEE standards. It is something which is just for practice. So it completely depends on the type of paper. If it's an easy paper, level of 50, 60, 80% score is also good. If it's a tough paper, then 20, 30% is also good. You will not know. You will know only while giving the paper itself. So don't benchmark or don't have any expectations beforehand. Okay, this is not a standard paper. All right. Okay, then chalo. Take care, guys. We'll see you next week.